बच्चों, आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे में फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्यों सरकार और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इस न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम सेठ के बारे में पढ़ा था, जो खेतिहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम सेठ को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ रिसेंज में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया। जो लोग पैसे वाले होते हैं और ताकतवर होते हैं वो सोचते हैं कि हम पैसे से या ताकत से न्याय को भी रद्द कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है जो न्याय की प्रक्रिया से होता है। लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं।
अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। अगर कोई किसी के नियमों का पालन नहीं करता है, अगर कोई किसी के प्रति उल्लंघन करता है तो वह अदालत में जाकर उसको कार्रवाई करवा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में 3 अलग अलग स्तरों पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय में ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ी अदालत कहाँ पर है? जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन होते हैं? मुखिया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय में फैसला होता है वो सभी अदालतों को मानना पड़ता है। क्या विभिन्न स्तरों के अदालतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। जो मतलब बड़े न्यायालयों में फैसला होता है वो छोटी अदालतों को मानना पड़ता है। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अगर आपको कुछ परेशानी दिखती है कि हमारी मतलब सही नहीं किया है तो आप ऊपर की अदालत में पेश कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि सही नहीं है। अपील की व्यवस्था को समझाने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। वह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत में सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया है। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। कितने वर्ष की? 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घरवालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए बलपूर्वक लक्ष्मण के घर से घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थीं। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कम्बल से लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था। किसने डाला था? सास शकुंतला ने। और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों में एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम
एक स्कूटर एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला को सुधा के जेठ स्वाचंद को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। तीनों को क्या सुनाई? मौत की सजा, क्योंकि उसके पति ने उसमें आग जलाई थी और झूठा इल्जाम साबित कर रही थी। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों ने तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और स्वाचंद तीनों को बरी कर दिया। शायद आपके कच्चा साथ की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। कुछ लोग पहले से दहेज के ऊपर महिलाओं को जला देते थे, फांसी देते थे, उन्हें परेशान करते थे, लोग उन्हें दंडित नहीं कर पाते थे। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसलों ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। वह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नाम संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील कर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन स्वाचंद को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। दहेज हत्या, हमारे पहले समाज में दहेज प्रथा बहुत चल रही थी। दहेज के पीछे महिलाओं को परेशान करते थे, लेकिन आजकल नहीं है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझाने के लिए नीचे की तालिका को देखें। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, हमारे न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना
जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्त दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालत नागरिकों को मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपयुक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकारों में भोजन अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया है कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए।